जब लैंडन अपने कमरे में गया तो उसने अपना पहला मिशन पूरा करने पर मिलने वाले इनाम को देखने का निर्णय लिया। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंजीनियर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड की 15 एपिसोड तक कहानी सुन ली थी। इस वीडियो में हम 16 से 20 एपिसोड तक सुनेंगे। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सिस्टम, मुझे मेरे आंकड़े और पुरस्कार दिखाओ। ग्रेटर देन होस्ट का नाम लैंडन बार्न। ग्रेटर देन आयु 15। ग्रेटर देन स्थिति बेमार्ट का राजा। ग्रेटर देन स्तर शुरुआती स्तर 1। ग्रेटर देन वर्तमान स्थिति स्वस्थ। लेस देन इस प्रणाली की सहायता से बंजर भूमि को ठीक करने और क्षेत्र का मानचित्रण करने का कार्य पूरा हो गया। लेस देन पुरस्कार गन पाउडर और तोप बनाने का ज्ञान। मेजबान को 100 विकास अंक भी मिलेंगे। लेस देन कुल अंक 100 विकास अंक डीपी। जब उन्होंने अपनी स्क्रीन पर जानकारी पढ़ ली तो एक संदेश सामने आया। पुरस्कार प्राप्त करें, हाँ या नहीं। लैंडन ने इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत अपने मस्तिष्क में सूचना का प्रवाह महसूस किया। सिस्टम से बड़ी मात्रा में सूचना को पचाने में 30 मिनट का समय लगाने के बाद उसने अपने अगले मिशन को देखने का फैसला किया। लेस देन मिशन, अगर आपके राज्य की सुरक्षा इतनी कमजोर है तो आप अपनी तकनीक की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध तोपों को बनाने और उनका परीक्षण करने के लिए अपने नए अर्जित पुरस्कारों का उपयोग करें। पुरस्कार, क्या आपके लोग फूस और मिट्टी के घरों में ही रहेंगे। तकनीकी उन्नति के लिए भविष्य के राज्य के रूप में ये बहुत अपमानजनक है, इसलिए मेजबान को सीमेंट निर्माण पर सभी ज्ञान प्राप्त होगा। होस्ट को 20 गॉडली फूड रेसिपी और 5 मसाला बनाने की रेसिपी भी मिलेंगी। भविष्य में अगर होस्ट को टोस्टर, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है तो आपके लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में इनकी जरूरत क्यों है। इसलिए उन्हें इन विभिन्न खाना पकाने के उपकरणों की सराहना करने की जरूरत है ताकि खाना पकाने के नए तरीके बना सकें और अपनी पसंद की चीजों को संतुष्ट कर सकें। अंत में होस्ट को 250 विकास अंक डीपी और 1000 प्रौद्योगिकी अंक टीपी भी प्राप्त होंगे। समय सीमा, कोई विशिष्ट समय की आवश्यकता नहीं। ग्रेटर देन लैंडन ने मिशन को देखा और वो पूरी तरह से हैरान रह गया। नए मिशन के लिए मिलने वाले इनामों ने उसे हैरान कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसे खाना पकाने में कोई समस्या थी, लेकिन जब किसी से तकनीक के बारे में पूछा जाता है तो वे एआई सिस्टम, लैपटॉप, कार वगैरह के बारे में सोचते हैं। कोई भी खाना पकाने के बारे में कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि अगर वो अलग अलग मसाले और व्यंजन बना सकता है तो लोग उन्हें हर रोज खाना चाहेंगे। इसलिए वे फ्राइंग पैन, ओवन, ग्रिल इत्यादि जैसे खाना पकाने के उपकरणों की सराहना करेंगे। तो एक तरह से यह इस युग में अभी भी एक तकनीकी सुधार था। आखिरकार लोग ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके जीवन को बेहतर और आसान बनाती हैं। उन्हें अपने कच्चे खाना पकाने के तरीकों से इन दिव्य व्यंजनों को पकाने का तरीका सिखाने से उनकी रुचि संतुष्ट होगी। लेकिन जब फ्राइंग पैन, माइक्रोवेव, टोस्टर, ओवन वगैरह जैसी चीजें सामने आएंगी तो वे देखेंगे कि उनके खाना पकाने के तरीके कितने कच्चे थे और तकनीक के महत्व को समझेंगे। वे देखेंगे कि इन उपकरणों का उपयोग करके कैसे समय की बचत की जा सकती है, कुशलता से खाना बनाया जा सकता है और खाना पकाने के उद्योग में नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपकरण सभी के लिए उपलब्ध होंगे, सिर्फ राजघरानों या बड़े परिवारों के लिए नहीं। किसान भी इन उपकरणों तक पहुंच सकेंगे और जल्द ही या बाद में वे इन उपकरणों को रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरी जरूरतों के तौर पर देखेंगे। एक पल के लिए लैंडन को लगा कि यह सिस्टम वास्तव में लोगों का दिमाग धोने की कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब है, उसे तकनीक और सब कुछ पसंद था और वह इसका महत्व समझता था। लेकिन इन ईश्वरीय व्यंजनों को पेश करने से पहले वो इन खाना पकाने के उपकरणों का निर्माण क्यों नहीं कर सकता था। व्यवस्था चाहती थी कि ये लोग व्यंजनों के लिए तरसते रहें। जितना ज्यादा वे तरसते उतना ही ज्यादा वे उन्हें बार बार पकाने की कोशिश करते। ऐसा करने से वे एक ही व्यंजन पकाने में बहुत समय लगाएंगे और जब लैंडन खाना पकाने के लिए ऐसे उपकरण बनाएगा जो खाना पकाने में लगने वाले समय को कम कर देंगे तो वे हमेशा के लिए उनके आदी हो जाएंगे। सिस्टम बस यही चाहता था कि लोग व्यवहारिक रूप से तकनीक की पूजा करें। इस बिंदु पर लैंडन को आश्चर्य नहीं होगा अगर भविष्य में एक टेक्नोलॉजी चर्च धर्म के रूप में सामने आए। वास्तव में लैंडन ने पाया कि लोगों को डीप फ्राई करने के तरीकों के बारे में वास्तव में पता नहीं था। उन्हें भोजन को तलने के बारे में पता था, लेकिन ये तले हुए व्यंजन केवल महल और शीर्ष श्रेणी के रेस्तरां या बड़े घरों में ही परोसे जाते थे। यहाँ तक कि जिस तरह से वे तलते थे वह भी भयानक था। ऐसा लगता था कि वे चावल, अंडे और मांस के अलावा कुछ भी तलने से डरते थे। लैंडन ने सोचा कि यह युग कुछ हद तक पृथ्वी पर 10वीं शताब्दी के मध्यकालीन समय के बराबर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वे सब्जियां या कुछ और क्यों नहीं तल सकते। लैंडन को ये बात हैरान कर रही थी कि मछली को अक्सर उबाला, पकाया या भुना जाता था, लेकिन कभी तली नहीं जाती थी। मेरा मतलब है, अगर आप मांस भून सकते हैं तो आप मछली क्यों नहीं भून सकते। ये कैसा तर्क था। लेकिन वो जानता था कि वो पूरी तरह से उन्हें भी दोषी नहीं ठहरा सकता। आखिरकार तलना तो साम्राज्य में 60 साल पहले ही लोकप्रिय हुआ था। लैंडन के दिवंगत दादा, जिनसे वे कभी नहीं मिले, समुद्री यात्रा पर पाइनो में एक साम्राज्य के लिए गए थे जिसे टैरिक कहा जाता था।
उन्होंने वहां तले हुए मांस का स्वाद चखा था और तुरंत ही उन्हें इसका स्वाद बहुत पसंद आ गया था। बाद में उन्होंने शेफ्स के एक समूह को उनसे तलने के बारे में सीखने के लिए भेजा। ये शेफ 6 महीने बाद वापस लौटे और अरेडिना की राजधानी में अलग अलग शेफ्स को सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये प्रथाएं दूसरे शेफ्स तक फैल गईं, लेकिन ज्यादातर शेफ्स ने कभी सीखी गई चीजों से आगे प्रयोग नहीं किया। लैंडन ने अनुमान लगाया कि कुछ लोकप्रिय शेफ जिन्होंने प्रयोग किया, वे सब्जियां, मछली और अन्य खाद्य पदार्थ तलने की कोशिश में असफल रहे। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन खाद्य पदार्थों को तला नहीं जा सकता। संभवतः उन्होंने मांस को तलने में लगने वाले समय को आधार बनाकर इन्हें तला। निश्चित रूप से परिणाम भयावह थे। खाद्य पदार्थ जलकर कुरकुरे हो गए। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचता, उतना ही उसका मन बदलता। ऐसा नहीं है कि वे तर्क नहीं समझते थे, बात सिर्फ इतनी थी कि वे अज्ञानी थे। आखिरकार देखना ही विश्वास करना है। धरती पर वापस आकर लोगों का मानना था कि दुनिया चपटी है, जब तक कि किसी ने उन्हें गलत साबित नहीं कर दिया। वे ये भी मानते हैं कि मरते हुए दिल वाले व्यक्ति को तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक कि किसी ने दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण नहीं किया। अगर कोई लैंडन से कहता कि वे अंतरिक्ष में सांस ले सकते हैं, तो वो उन पर विश्वास करने से पहले उन्हें पहले इसे साबित करने के लिए कहता। मनुष्य जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। इसलिए जब वे शेफ तलने के प्रयोग में असफल हुए, तो उन्होंने वही कहा जो उन्होंने देखा और जिस पर विश्वास किया। आखिरकार धरती पर 13वीं सदी तक ही लोगों को पता था कि अन्य खाद्य पदार्थों को तला जा सकता है, और 16वीं सदी तक ही लोगों को पता था कि खाद्य फसलों के लिए अच्छी होती है। जब तक आप अपने दावे का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत नहीं देते, कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। खाना पकाने की बात करें तो ज्यादातर लोग लंबे समय तक आग पर खाना भूनते या उबालते थे। फिर वे मसाले के तौर पर कई तरह की पत्तियां, शहद और नमक मिलाते थे। लैंडन का मानना था कि ग्रिल और फ्रिज दोनों ही बहुत जरूरी है। कुछ लोग नमक का इस्तेमाल भी नहीं करते थे क्योंकि नमक बहुत महंगा था। इस युग में खाना पकाने के कुछ उपकरण रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यवहारिक नहीं थे। उनके बर्तनों में हैंडल नहीं थे और वे अनावश्यक रूप से बड़े थे। वे उन काल्पनिक फिल्मों में चुड़ैल के कढ़ाई की तरह दिखते थे। लैंडन को जो एकमात्र चीज ठीक लगी, वो थी उनकी बेकिंग विधियां। वे मीठी स्वादिष्ट पेस्ट्री, पाई और कई तरह के पुडिंग बना सकते थे। उनके ओवन का इस्तेमाल बेकिंग में और मिट्टी की ईंटें बनाने में भी किया जाता था। किसानों के लिए इनका इस्तेमाल करना वाकई महंगा था, इसलिए उन्होंने पहले से ही ऐसे ओवन बनाने का फैसला किया जो धरती पर पाए जाने वाले बिजली से चलते हों। ज्यादातर ओवन सिर्फ बड़े घरों और बेकरी में ही होते थे। बड़े और समृद्ध शहरों में समुदाय के लिए ओवन का साझा स्वामित्व होना आम बात थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोटी बनाना निजी व्यक्तियों के बजाय सभी के लिए सुलभ हो। मुझे अभी लंबा सफर तय करना है। मैं समझता हूँ कि मुझे उन व्यंजनों की क्या जरूरत है। मुझे आश्चर्य है कि मैं फिर से पिज्जा कब खा पाऊंगा। लैंडन ने असहाय भाव से संकेत करते हुए सोचा जब उसने इस युग के पिछड़ेपन के बारे में सोचा। भविष्य में उसे कितना काम करना है, ये सोचकर ही उसे हल्का सिरदर्द होने लगा। वो उस युग में क्यों नहीं जा सका जो पृथ्वी पर 18वीं शताब्दी के करीब या उससे भी ज्यादा पुराना था। वाकई दुखद है। लैंडन ने जल्दी सोने का निर्णय लिया क्योंकि उसे सुबह शूरवीरों को उनकी पहली सैन्य परीक्षा देनी थी। एपिसोड 17 सुबह के शुरुआती घंटों सुबह 4 बजे में शूरवीरों के एक बड़े समूह को 3-3 की पंक्तियों में निचले क्षेत्रों की ओर बढ़ते देखा जा सकता था। उन्हें देखकर लैंडन को यकीन नहीं हुआ कि उनमें कितना सुधार हुआ है। उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थी और उनमें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अनुशासन और ताकत थी। वे सभी सीधे खड़े थे, मजबूत शरीर और दृढ़ निश्चयी थे। छोटा मोमो ही एकमात्र ऐसा था जिसके पास इतना मजबूत शरीर नहीं था। आखिरकार वो अभी भी एक बच्चा था, फिर भी उसके अंदर सभी अन्य गुण मौजूद थे। इसलिए एक सैनिक के रूप में उसमें कोई कमी नहीं थी। वो अधिक परिपक्व लग रहा था और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता गया, उनके कदम इतने हल्के होते गए कि कोई सोच सकता था कि वे शूरवीर नहीं बल्कि हत्यारे हैं। लैंडन ने उन्हें छलावरण का महत्व और दुश्मन को आश्चर्यचकित करने का तत्व देना सिखाया था। इस युग में शूरवीर गर्व और सम्मान के साथ लड़ते थे। अपनी ताकतवर चालों को दिखाने के लिए वे अपनी ताकतवरता का प्रदर्शन करना पसंद करते थे। वे सोचते थे कि छिपकर घूमना कायरता का काम है और इससे ताकत की कमी दिखती है। लेकिन लैंडन इससे सहमत नहीं थे। युद्ध में अपने साथियों की रक्षा करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका ढूंढना ही असली ताकत दिखाता है। जितना कम हताहत होंगे, उतना ही बेहतर होगा। दरअसल लैंडन ने उन्हें बूबी ट्रैप लगाना और अलग अलग युद्ध रणनीतियों के साथ आना सिखाया था। उसने उन्हें खास तौर पर सिखाया कि किसी के सभी दबाव बिंदुओं, खासकर उसकी गर्दन के पीछे के हिस्से पर प्रहार करके उसे कैसे बेहोश किया जाए। चूंकि परीक्षा के पहले चरण में तलवारें लाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने हाथों और दिमाग का इस्तेमाल करना था। इसलिए उन्होंने उन्हें बुनियादी मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा के गुर सिखाए। सैन्य परीक्षा से 2 सप्ताह पहले लैंडन ने 3 छोटी पहाड़ियों का पता लगाया था जो खेतों या किसी भी एस्टेट से बहुत दूर थी। प्रत्येक पहाड़ी पेड़ों और बहुत सारी झाड़ियों से घिरी हुई थी, जो इसे छलावरण और जाल के लिए एकदम सही बनाती थी। कुछ हिस्सों में रेत के गड्ढे भी थे, जबकि अन्य में छोटी धाराएं थीं जो स्पष्ट रूप से समुद्र की ओर जाती थीं। यह एकदम सही था।
लैंडन ने प्रत्येक टीम को आधार के रूप में एक छोटी पहाड़ी दी थी तथा उनसे कहा था कि वे आगामी परीक्षा के लिए अपना स्वयं का आधार, लकड़ी का शेड और बम फंदे बनाएं। हालांकि उन्होंने उन्हें परीक्षा की प्रकृति नहीं बताई, लेकिन वे तुरंत समझ गए कि आने वाली परीक्षाओं में दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करेगी, इसलिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जब वे वहां पहुंचे तो लैंडन ने 3-3 की कतार में खड़े लोगों को देखा और बहुत खुश हुआ। अब वे धरती पर वापस आए सैनिकों की तरह दिख रहे थे और व्यवहार कर रहे थे। परीक्षा के 2 चरण होंगे। चरण 1 में रणनीति और दुश्मन की घुसपैठ शामिल होगी, जबकि चरण 2 में तलवारबाजी होगी। आज हम केवल चरण 1 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि कल चरण 2 पर ध्यान दिया जाएगा, लैंडन ने कहा। जब वो बोल रहे थे, कमांडर लुसियस और बटलर नाथन ने प्रत्येक टीम के सामने बक्से रख दिए। आपके सामने रखे बक्सों में प्रत्येक टीम के हेडबैंड, रस्सियां और झंडे हैं। जोश की टीम लाल हेडबैंड पहनेगी, मार्क की टीम पीले हेडबैंड का उपयोग करेगी और गैरी की टीम बैंगनी हेडबैंड का उपयोग करेगी। प्रत्येक बक्से में कैदियों को बांधने के लिए 50 रस्सियां भी हैं। प्रत्येक टीम के पास 5 झंडे होने चाहिए जिनका रंग टीम के हेडबैंड के समान हो। आपके हेडबैंड आपके सिर, कलाई, हाथ और यहां तक कि आपके पैरों पर भी पहने जा सकते हैं। इन्हें आप जहां चाहें पहन सकते हैं। अब अपने हेडबैंड लगाएं। टीम के कप्तानों ने जल्दी से अपने बक्से उठाए और प्रत्येक हेडपीस को तेजी से वितरित किया। लैंडन प्रभावित हुआ। पुरुषों ने अपनी पंक्तियों को नहीं तोड़ा और बस अपने टीम के कप्तान द्वारा हेडबैंड दिए जाने का इंतजार किया। कुछ ने उन्हें अपने पैरों पर लगाया, दूसरों ने अपनी कमर, बाहों और इसी तरह किसी ने उन्हें अपने सिर पर नहीं लगाया। लैंडन मुस्कुराया। वे होशियार थे। ये तथाकथित हेडबैंड बहुत पुराने किसानों के कब्जों से काटे गए कपड़ों के टुकड़े मात्र थे। जब लैंडन ने देखा कि उनका काम पूरा हो गया है, तो उसने आगे बात जारी रखी। आज रात प्रत्येक टीम को अपने आक्रामक और रक्षात्मक पक्षों के साथ आना चाहिए। आपका लक्ष्य कम से कम एक दुश्मन झंडा या कम से कम 50 दुश्मन हेडबैंड इकट्ठा करना है। मैं आपको अपने झंडे छिपाने या इस लड़ाई में शामिल होने के बारे में कोई सलाह या सहायता नहीं दूंगा। क्या आप सभी समझ रहे हैं? उन्होंने जल्दी से सैन्य सलामी दी और चिल्लाए, सर, हाँ सर। अच्छा, युद्ध के दौरान कमांडर लुसियस और मैं आप सभी को छाया से देखने के लिए प्रत्येक शिविर के बीच घूमेंगे और परीक्षा के अंत में सभी को ग्रेड दिया जाएगा, लैंडन ने उत्तर दिया। जब उन्होंने लैंडन की बात सुनी तो उनमें स्वयं को साबित करने का दृढ़ संकल्प और अधिक बढ़ गया। युद्ध के नियम इस प्रकार है, तलवार या ब्लेड जैसे हथियारों का उपयोग निषिद्ध है। अपने दुश्मनों को निहत्था करने के लिए केवल मार्शल आर्ट या आत्मरक्षा रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। अंत में अपने दुश्मनों को मार गिराने की भी अनुमति नहीं है। उन्होंने सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनी क्योंकि वे कोई भी महत्वपूर्ण विवरण चूकना नहीं चाहते थे। जिन लोगों के सिर के बैंड ढीले हो जाते हैं उन्हें मृत मान लिया जाएगा। यदि आपको पकड़ लिया जाता है और आपका हेडबैंड आपसे छीन लिया जाता है तो आपको मृत मान लिया जाएगा। यदि आप दुर्घटनावश अपना हेडबैंड खो देते हैं तो भी आपको मृत मान लिया जाएगा। एक बार मर जाने के बाद आप युद्ध जारी नहीं रख सकते और नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। मृत घोषित होने के बाद अपनी टीम की सहायता करना आज की लड़ाई में एक गंभीर अपराध है। उसने उनकी ओर देखा और एक ठंडी आभा छोड़ी जिससे उनकी रीढ़ें कांप उठी। जो कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे परीक्षा के अंत में 1 महीने की कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें कुछ समय के लिए सैनिक के रूप में रैंक भी नहीं दी जाएगी। इसलिए आदेशों की अवहेलना मत करो। आखिरकार मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं बताते और किसी भी तरह से युद्ध को प्रभावित नहीं करना चाहिए। सभी को लगा कि उन्हें दिए गए हेडबैंड सोने के पहाड़ के बराबर कीमती है। वे मन ही मन खुद से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने जिस जगह हेडबैंड रखे हैं वह सुरक्षित है और दुश्मनों से छिपा हुआ है। एक और बात, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। समय पूरा होने पर भले ही आप परीक्षा में सफल न हुए हो, आप सभी को तुरंत यहाँ वापस इकट्ठा होना है। ऐसा न करने पर सभी सैनिकों को 1 सप्ताह की सजा दी जाएगी, चाहे आप किसी भी टीम से हो। वे चौंक गए। तो अगर किसी और टीम में कोई देर से आता तो उसे भी सजा मिलती। दरअसल लैंडन ने अपने शूरवीरों के साथ मिलकर काम करने के लिए ऐसा किया था। वह चाहता था कि सभी शूरवीर अपने भाइयों के रक्षक बने, या यूं कहें कि शुभकामनाएं दोस्तों, आपकी परीक्षा अब शुरू हो रही है, लैंडन ने कहा। एपिसोड 20 इससे पहले कि सभी को पता चले, समय समाप्त हो गया। वे लगातार 2 घंटे तक लड़ते रहे, अपने विरोधियों पर नजर रखते रहे और उन्हें पकड़ते रहे। सभी लोग अपने कैप्टन के पीछे 3-3 की सीधी कतार में इकट्ठे हुए। कोई भी देर से नहीं आया। लैंडन ने हर टीम के कप्तान के सामने 2 बैग रखे थे। एक बैग का इस्तेमाल अपने बचे हुए टीम के सदस्यों से सभी हेडबैंड इकट्ठा करने के लिए किया गया था, जबकि दूसरे का इस्तेमाल दुश्मनों के हेडबैंड और झंडे इकट्ठा करने के लिए किया गया था। एक बार जब सभी आंकड़े एकत्र हो गए तो लैंडन ने सभी के सामने सब कुछ गिना ताकि वे जान सके कि अब तक एक टीम के रूप में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है। जोश की टीम ने 2 झंडे और 19 हेडबैंड एकत्र किए थे। मार्क की टीम के पास 1 झंडा और 25 हेडबैंड थे, जबकि गैरी की टीम के पास भी 1 झंडा और 27 हेडबैंड थे। लैंडन की नज़र में उनके नतीजे कुल मिलाकर एक जैसे थे। हालांकि जोश के पास सबसे कम हेडबैंड थे, लेकिन उसने 2 झंडे हासिल किए थे, जबकि गैरी और मार्क के स्कोर भी एक जैसे थे। इस परीक्षा में सभी ने एक टीम के रूप में सफलतापूर्वक पास किया था।
जब सैनिकों को अपना परिणाम पता चला तो वे इतने खुश हुए कि लगभग रो पड़े। उन्हें पता था कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उनमें से अधिकांश के पास युद्ध का अनुभव नहीं था और वे युद्ध की रणनीति से भी परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम किया और उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उन्होंने खुद अपने शरीर और सोचने के तरीके में आए बदलावों को देखा था। वे एक दूसरे को परिवार मानते थे और पहली बार उनमें भाईचारे की गहरी भावना थी। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो पाया कि राजधानी में ज्यादातर शूरवीर बहुत स्वार्थी थे, जो सिर्फ इस बारे में सोचते थे कि कैसे ज्यादा शक्ति और धन प्राप्त किया जाए। अगर आप मजबूत नहीं थे तो आपको वहां रौंदा जाता था और यहां तक कि आपका मजाक भी उड़ाया जाता था। लेकिन यहां बेमाड में उन्हें इस बात की नई समझ मिली कि जीवन कैसा होना चाहिए। ताकतवर लोगों को हमेशा कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए और उनका भरण पोषण करना चाहिए। चाहे लोग कितने भी गरीब क्यों ना हो, किसी के लिए भी उनके साथ कचरे जैसा व्यवहार करना पर्याप्त कारण नहीं था। अभी सुबह के 6:30 बजे थे, जो उनके सामान्य प्रशिक्षण सत्र के समाप्त होने के लिए बहुत जल्दी था, इसलिए वे जानते थे कि परीक्षा में इससे कहीं अधिक कुछ था। चूंकि हमारे पास समय है, इसलिए हम आज की परीक्षा के लिए अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे। आपने जो अभी किया है उसे आप चरण 1 भाग 1 कह सकते हैं, जबकि यह चरण 1 भाग बी होगा। लैंडन ने कहा, मुझे आप सभी को 6 के समूह बनाने की आवश्यकता है, जिसमें प्रत्येक टीम से 2 शूरवीर शामिल होंगे। पिछले परीक्षण से पता चला कि आपने अपने कप्तान की टीम में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब मुझे आपसे अन्य कप्तानों के अधीन अन्य शूरवीरों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। याद रखें कि हम सभी बेमार के लोग हैं। कोई भी दूसरे से अधिक श्रेष्ठ या कमतर नहीं है। सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें। लैंडन ने आगे कहा। लोगों को लगा कि लैंडन ने जो कहा वह सही था। वे सभी बेमार के पक्ष में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस कप्तान के अधीन थे, बशर्ते कि वे बेमार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अब आवश्यकतानुसार 6 के समूह बनाओ। निश्चित रूप से कैप्टन को आप सभी से अलग समूह में रखा जाएगा। उन्होंने जल्दी से अपने समूह बनाए और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आप सभी को प्रशिक्षण दे रहा हूं कि कैसे अपनी ताकत से सरल औजारों का इस्तेमाल करें और फिर उनका इस्तेमाल करके पहाड़ियों और चट्टानों पर चढ़ें। अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करके आप सभी ने अपनी शारीरिक सहनशक्ति, लचीलापन, मानसिक शक्ति, मांसपेशियों का समन्वय, मांसपेशियों की ताकत और अनुकूलनशीलता के लिए निर्णय लेने की भावना में सुधार किया है। आप में से कुछ ने तो ऊंचाई और मौत के अपने डर पर भी विजय प्राप्त कर ली है। लैंडन ने अपने आदमियों की ओर देखा जो गर्व और आत्मविश्वास से चमक रहे थे, और उसने अपने भीतर उपलब्धि की भावना महसूस की। कुछ दिन पहले उसने कुछ ग्रामीणों को परीक्षा सेट बनाने में मदद करने के लिए पैसे दिए थे। इस परीक्षा के लिए लैंडन ने इसे लगभग पृथ्वी पर सैन्य अभ्यास सत्रों की तरह सेट किया था। आप सभी मेरे पीछे आएं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी अगली परीक्षा कहां होगी, लैंडन ने कहा। जब वे वहां पहुंचे तो उनके सामने जो कुछ था उसे देखकर वे इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गए कि परीक्षण किस प्रकार होगा। प्रत्येक टीम के लिए लैंडन ने बहुत कम दूरी पर लकड़ी के 5 ढेर रखे थे। एक समय में केवल 6 लोग ही एक ढेर पर कूद सकते थे। आखिरकार उन्होंने इस परीक्षण के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया था। सभी सैनिकों से अपेक्षा की गई थी कि वे इन लकड़ी के ढेरों को बिना छुए कूदें। अगली ड्रिल धरती पर टायर ड्रिल अभ्यास थी। सैनिक गिरने से बचने की कोशिश करते हुए कई बार टायरों में कूदते थे। चूंकि उस युग में टायर नहीं थे, इसलिए उन्होंने मिट्टी, पत्तियों, घास और टहनियों से गोलाकार सांचे बनाए। अगले अभ्यास में जाने से पहले बुजुर्गों को बिना गिरे 20 टायरों में से कूदना पड़ता था। बाद में उन्होंने प्रत्येक टीम के लिए कुछ कीचड़ भरे पानी, जो अब सूख चुका था, लेकिन इससे जमीन गीली लग रही थी, पर 5 पंक्तियों वाली लकड़ी की जंपिंग बार बनाई। इसका लक्ष्य था कि सैनिक उसके द्वारा बनाए गए लटकते लकड़ी के बार का उपयोग करके कीचड़ भरे पानी को पार करें, बिना जमीन को छुए। इसके बाद जाल से बनी एक बड़ी दीवार थी, जो 10 फीट ऊंचे, मजबूत और पुराने पेड़ के किनारे लटक रही थी। लोग दीवार तक दौड़ते हुए जाते, डंडे की तरह पेड़ पर चढ़ते और नीचे फिसलते हुए आगे बढ़ जाते। बाद में वे कई जालों के नीचे रेंगते हुए आगे बढ़ते थे, जिन्हें जमीन के बहुत करीब पिन किया जाता था। और अंत में उन्हें पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए पहाड़ के किनारे की चट्टान पर चढ़ना पड़ता था। चट्टान की चोटी पर पहुंचकर वे कमांडर लुसियस से मिलेंगे, उनसे लकड़ी का एक टुकड़ा लेंगे और उसे लैंडन को वापस देने के लिए दौड़ेंगे। मिशन पूरा हुआ। आपके परीक्षण के लिए बेमाद युद्ध में है और इसे विलुप्त होने से बचाने का एकमात्र तरीका कमांडर लुसियस से कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त करना और इसे इस राजा के पास वापस लाना है। आपका कार्य सभी बाधाओं को पार करना, आइटम प्राप्त करना और इसे नुकसान पहुंचाए बिना सफलतापूर्वक प्राप्त करना है। लैंडन ने अपने उत्साहित आदमियों की ओर देखा और आगे बोला, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। चट्टान पर चढ़ते समय प्रत्येक टीम को उपयोग के लिए केवल 8 रस्सियां दी जाएंगी। चढ़ाई शुरू करने से पहले आपको अपनी रस्सी के साथ साथ अपने साथियों को भी सुरक्षित करना है। अगर आपका एक साथी कम है तो कमांडर लुसियस आपको वह वस्तु नहीं देंगे। अगर एक भी व्यक्ति नहीं है तो आप सभी असफल हो जाएंगे। अंततः सभी को यह समझ में आ गया कि उन्हें एक टीम के रूप में अच्छी तरह से काम करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा कमांडर लुसियस के पास जाने और वापस आने में केवल 15 मिनट लगेंगे। समय पूरा होने पर आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। अब वे सभी चिंतित थे कि वे ये कर पाएंगे या नहीं। जब लैंडन ने उनके चिंतित चेहरों को देखा, तो उसने उनके कैप्टन को ये करके दिखाने का मौका देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का फैसला किया। वास्तव में जब लैंडन ने सभी बाधा कोर्स का निर्माण पूरा कर लिया, तो उसने लिसियस और कैप्टन को अभ्यास करने का तरीका भी दिखाया। पहले तो वे धीमे थे, लेकिन अब वे पेशेवर बन चुके थे। आखिरकार वे सैनिकों को यह नहीं दिखाना चाहते थे कि वे कैप्टन के तौर पर असफल हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त कड़ी ट्रेनिंग की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने 5 प्रकार के बाधा कोर्स हैं। सभी के उपयोग के लिए 3 नेट दीवारें उपलब्ध हैं, इसे याद रखें। एकमात्र अन्य चीज जो आप सभी साझा करते हैं वह है चट्टान। इसलिए 5 टीमें एक साथ प्रदर्शन करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। इस परीक्षण के लिए अपने कप्तान को एक टीम के रूप में काम करने दें। जब लोगों ने अपने कैप्टन को बहुत तेजी से काम करते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें श्रद्धा भरी नजरों से देखने लगे। जिस गति से उनके कैप्टन एक साथ चट्टानों पर चढ़े, उससे वे चकित रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे खुद अभी इतने तेज नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अब उन्हें पूरा भरोसा था कि यह परीक्षण उनकी क्षमताओं के भीतर था। जब उनके कैप्टन वापस लौटे तो सभी ने ताली बजाई और दिल से उनकी प्रशंसा की। अब पहली 5 टीमें आगे आएं और शुरू करें। परीक्षा शुरू होती है। एपिसोड 21। जोसेफ फिग बहुत चिंतित और घबराया हुआ था, क्योंकि वो परीक्षा की प्रगति को किनारे से देख रहा था। उसने देखा कि कुछ शूरवीरों के पैर रस्सी की दीवार पर उलझे हुए थे, जबकि अन्य मौजूद लकड़ी के ढेर पर तेजी से नहीं कूद पा रहे थे। ज्यादातर लोग तब गिरते थे जब उन्हें सूखी मिट्टी से सने पत्तों के गोल ढेरों से कूदना पड़ता था, और कुछ लोग चट्टानों पर चढ़ते समय धीमे होते थे। उनके राजा ने उन्हें सिखाया था कि चट्टानों पर चढ़ते समय अपने हाथ कहाँ रखने हैं, इस बारे में निर्णायक निर्णय कैसे लें। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के लिए जब तक वे चट्टान की चोटी पर पहुंचते, लैंडन कह देते कि उनका समय समाप्त हो गया है। दूसरों ने लुसियस से सामान लिया था और लैंडन वापस जाते समय उनका समय भी खत्म हो गया था। कुछ लोगों ने वापस आते समय सामान को कीचड़ में गिराकर या चट्टान के ऊपर से नीचे गिराकर नुकसान पहुंचाया। ये भी उनके राजा के लिए एक विफलता थी। उनके राजा ने कहा कि वह केवल एक चीज को आइटम को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देगा, वह है खून। महत्वपूर्ण वस्तुओं या यहां तक कि राज्य के दस्तावेजों के साथ लापरवाही जोखिम का कारण बन सकती है और आपके प्रतिद्वंद्वी के साथ आपकी स्थिति खराब कर सकती है। यदि आपको आइटम मिलता है तो आपको वापस लौटने से पहले इसे सुरक्षित करना होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जोसेफ को जिस बात की चिंता थी वह थी चट्टान पर चढ़ना। जब वह पहले चढ़ता था तो वह आत्मविश्वास से भरा होता था, क्योंकि वह अपनी रस्सी पर अकेला होता था। लेकिन अब दूसरे लोग चट्टान पर चढ़ने के लिए उस पर निर्भर हो सकते थे। उनकी सुरक्षा और जीवन कुछ हद तक उसके हाथों में था। उनके राजा ने उनसे कहा था कि सैन्य युद्ध अभियान में जब कभी भी कोई चट्टानी दीवार, चट्टान या पहाड़ का किनारा दिखाई देता है, तो बहुत से लोग उसके चारों ओर से निकल जाना पसंद करते हैं। यूसुफ भी इसमें शामिल था। ये पहली बार था जब उसने सुना था कि पहाड़ियों, चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ना सीखना जरूरी है। किसी ने इस विचार के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जोसेफ को इसमें समझदारी नजर आ रही थी। कोई भी दुश्मन ये कल्पना नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति उन पर हमला करने के लिए स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ेगा, ताकि वे उस किनारे को बिना किसी निगरानी के छोड़ दें, जिससे उन्हें आक्रमण करने का मौका मिल जाए। और अगर आप चट्टान पर चढ़ते समय पर्याप्त तेज नहीं थे, तो दुश्मन आपको खोज सकता है और आप पर पत्थर फेंक सकता है और आपको तुरंत कुचल सकता है। जैसा कि उनके राजा हमेशा कहते हैं, युद्ध में आपको एक हत्यारे की तरह तेज होना चाहिए। जोसेफ ने बेमाड और उसकी महिमा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। भले ही वह परीक्षा पूरी न कर पाए, लेकिन उसे अपने साथियों को आगे ले जाने में आत्मविश्वास होना चाहिए। और जोसेफ सही था। हालांकि इस अभ्यास में समय महत्वपूर्ण था, लेकिन लैंडन का प्राथमिक उद्देश्य टीम वर्क पर था। वह चाहता था कि प्रत्येक शूरवीर को टीम में दी गई जिम्मेदारी का एहसास हो। वे स्वार्थी तरीके से काम नहीं कर सकते थे और उन्हें समझदारी से ऐसे फैसले लेने की जरूरत थी जिससे पूरी टीम को फायदा हो। जब जोसेफ और उनकी टीम चट्टान के नीचे की ओर भागी, तो जोसेफ ने रस्सी का एक सिरा लिया, उसे अपनी कमर के चारों ओर बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा अपने अगले साथी को थमा दिया। ये निश्चित रूप से सुरक्षा उपायों के लिए था। जोसेफ को एहसास हुआ कि वह समूह का सुरक्षा पर्वतारोही, प्रमुख पर्वतारोही था, जबकि अन्य लोग उसके पीछे सहायक पर्वतारोही थे। जोसेफ ने एक और रस्सी ली, उसे अपने पैरों और कमर के चारों ओर बांधा और रस्सी के दोनों सिरों को दूसरी टीम की रस्सी से अपनी कमर के चारों ओर बांध दिया। उसके साथियों ने भी यही किया। बेशक महामहिम ने कहा था कि हर व्यक्ति को चट्टान या चट्टान की दीवार पर चढ़ते समय हमेशा एक खंजर रखना चाहिए। नई रस्सी का एक सिरा हमेशा खंजर से और दूसरा सिरा पर्वतारोही की कमर की रस्सी से बंधा होना चाहिए। एक बार जब वे खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो मुख्य पर्वतारोही को सहारे के तौर पर मिट्टी और चट्टान की दरारों को गहराई से छेदना होता है और चट्टान पर चढ़ना होता है। इस तरह अगर वे सभी फिसल जाते हैं, तो गहराई से छेद किए गए चाकू से बंधी रस्सी उन्हें बचा लेगी।
यूसुफ ने अपने सामने ऊंची चट्टान को देखा और उस पर चढ़ना शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने सामने एक बेल को देखा और झिझकते हुए सोचा कि क्या अब उसे पकड़ना बुद्धिमानी होगी या नहीं। जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें ये जानकर तुरंत खुशी हुई कि उन्होंने अपनी टीम के लिए सही चुनाव किया है। जैसे जैसे वे पहाड़ी पर चढ़ते गए, अचानक गुर्रर्रर्रर्रर, जोसेफ ने अपनी टीम की कमर की रस्सी पर खिंचाव महसूस किया और नीचे देखा। उसने तुरंत अपने एक साथी को टीम की रस्सी से असहाय रूप से लटकते हुए देखा। उसका साथी फिसल गया था। जोसेफ ने तेजी से सोचा, अपने खंजर को मिट्टी में घोंपकर खुद को स्थिर करो और वापस अपनी जगह पर चढ़ जाओ। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, चिंता मत करो, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। शूरवीर ने अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ कड़वी मुस्कान बिखेरी। ऐसा लग रहा था कि वह हार मानने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 15 मिनट में इसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करें और अपने कौशल को बेहतर बनाएं। आप अन्य बाधा गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ थे, तो क्या हुआ अगर आप अब इस एक में धीमे हैं? महामहिम की मदद से हम कुछ ही समय में पेशेवर बन जाएंगे। संरक्षक और आसानी से हार न माने, जोसेफ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए प्रोत्साहित किया। हाँ, वह सही कह रहा है, खुश हो जाओ, मैं भी लगभग वहां फिसल गया था। हम सब सीख रहे हैं, है ना? अब हमारे कैप्टन जितना अच्छा कोई नहीं है, इसलिए चिंता मत करो, आगे बढ़ो, दूसरे शूरवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। शूरवीर ने जोसेफ और बाकी लोगों की ओर देखा और अधिक आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जैसे कि उसे अभी अभी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो। उन्होंने जवाब दिया, आप सभी का धन्यवाद। जैसे ही लैंडन, कैप्टन और लुसियस ने उनकी बातें सुनी, वे सभी मुस्कुराए और सिर हिलाया जैसे कि जो कहा गया था उसे स्वीकार कर रहे हो। यह मुख्य मुद्दा था जिसे वे आज समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह जब अन्य शूरवीरों ने ये सुना तो उन्हें भी एक आभास हुआ और अंततः उन्हें समझ में आया कि इस अभ्यास का वास्तविक लक्ष्य क्या था। एक बार जब जोसेफ और उनकी टीम चट्टान की चोटी पर पहुंच गई, तो उनका समय पूरा हो गया। हालांकि वे समय के मामले में असफल रहे थे, लेकिन टीमवर्क के मामले में वे सफल रहे थे। उन्होंने अपना सिर ऊंचा रखा और बिल्कुल भी निराश महसूस नहीं किया। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि समय के साथ खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। वास्तव में सभी शूरवीर निराश नहीं हुए, बल्कि बेहतर बनने और अपने कप्तान की तरह सख्त बनने की आकांक्षा रखते थे। एक बार जब वे सभी परीक्षा से निपट गए तो सभी अंतिम परीक्षा की प्रत्याशा में उत्साहपूर्वक अपने दैनिक कार्यों में लग गए। कल इस नारकीय परीक्षा का आखिरी दिन था। क्या ये सामान्य तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी या कुछ और? इस सवाल ने उन्हें पूरे दिन गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सीज खर्राटे और अंत में सभी लोग अपने चेहरे पर उत्सुक मुस्कान और दिल में उपलब्धि की भावना के साथ बिस्तर पर चले गए। वे मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे।